स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द्रव्य का वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरे विश्व में जो मेरा सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में हमें दो चीज देखने को मिलती है, क्या? एक द्रव्य और एक ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो द्रव्य और द्रव्य हमारा का जो मेरा द्रव्य का क्लासिफिकेशन है वो मेरा दो टाइप में है वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रसायन वर्गीकरण। ठीक है, तो जो मेरा भौतिक वर्गीकरण है उसको देखो ये तीन भागों में, जो आपने 9th से पढ़ते आए हो, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, 11th में आपका ये ऐड हुआ है रासायनिक वर्गीकरण, और जो ये पढ़ोगे वो थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण की, तो वो हमारा ठोस, द्रव्य, गैस तीन भागों में बांटा गया है। और रसायन वर्गीकरण को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जो हमारे बिल्कुल प्योर होंगे ना सब्सटेंस, उनको और यहाँ मिक्सचर को बताया गया है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर में बांटा गया, और आपके शुद्ध पदार्थों को तत्व और यौगिक में। ठीक, क्योंकि भाई जब आपके प्योर तत्व मिलके एक जब यौगिक बनाएंगे तो वो भी प्योर होगा ना, यानी शुद्ध होगा। तो यहाँ तत्व और यौगिक में अब आपके जो तत्व होते हैं वो आपके तीन टाइप है, क्योंकि तत्व में क्या धातुओं से मिलके वही तत्व होता है, क्या धातु होती है तत्व में। तो जैसे कि धातु, उपधातु और अधातु, क्योंकि जो हमारे तत्व होते हैं उनमें कुछ हमारे धातु के बने होते हैं, कुछ अधातु और कुछ उपधातु के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक। ठीक है, उसके बाद मिश्रण को बात करें तो समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। क्लियर। अब हम एक टॉपिक यहाँ से उठाएंगे, भौतिक वर्गीकरण। तो हम देखिए सबसे पहले इसमें बात करेंगे ठोस की। ठीक है, क्योंकि हम द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हम ठोस की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि जो मेरा वही ठोस होता है, देखो उसमें क्या, उसका आकृति और आकार ये कैसा होता है, निश्चित होता है। क्लियर, ये कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक, आकृति और आकार, और क्या और निश्चित होगा, आकृति, आकार और इसका जो हमारा आयतन, क्या और निश्चित होगा, आयतन। क्योंकि कोई भी मेरा ठोस होता है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल ये मेरा ठोस है, तो इसका देखो एक शेप क्लियर है ना। ठीक, और इसका जो वॉल्यूम भी हम निकालेंगे वो भी कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं क्योंकि, और जो मेरा ठोस होता है, जो ठोस के अंदर जो उसके अणु होते हैं, ठीक है, जो ठोस के अंदर अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अक्ष पर कंपन करते हैं। ठीक, और जो अगला पॉइंट है वो है जो इसके अणु होंगे ना, जो मेरा ठोस होता है तो जो इसके अणु होंगे वो संघनन रूप में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे व्यवस्थित होंगे कि क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल है वो, और हाँ इसके अणु गति नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अणु स्वतंत्र। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेरा ठोस है, ठोस का आकृति और आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, उसके बाद ये अणु अपनी अक्ष पर कंपन करते हैं। जैसे कि कोई भी अणु है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला है कि अणु स्वतंत्र गति नहीं करते। जैसे कि हम मान लें कि ये मेरा कोई एक क्या है, ठोस है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ठोस होता है, ठोस में जो अणु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो पास पास होने के कारण क्या होगा, और जो ये अणुओं के जो ये बीच में गैप होता है उसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक स्थान। तो ये ठोस में अंतरा आणविक स्थान है ये कम होता है। ठीक, जिसके कारण क्या करेंगे, जैसे कि अब ये वाला ठोस है, जैसे हमने माना इस ठोस का ये वाला मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे अगर एक लड़के को इधर खड़ा कर दिया जाए और एक को इधर, और उनसे बोला जाए तो एक मुझे इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर, पर क्या होगा, जो मेरी पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेंगे। तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है ठोस का, वो क्या करता है, अपनी जगह कंपन करता है। क्या करता है, कंपन। और जो इसके मॉलिक्यूल हैं, जो अणु, वो एकदम स्वतंत्र गति नहीं करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ से ये पोजीशन छोड़ के पूरे उसके अपने सीमा में पूरा एकदम स्वतंत्र गति, यानी कि फ्री नहीं रहते, गति नहीं करते। और अणु संघनन का मतलब होता है पास पास।
तो क्या है, ठोस में जो अणु होंगे ना वो पास पास होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कौन होगा एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में तो सभी को पता है भाई, नमक, मरकरी, लकड़ी, ठीक है, ऐसे ही लोहा आदि जो चीजें भाई ठोस हो। क्लियर। अब हम द्रव्य की बात करते हैं। ठीक, ठोस क्लियर हुआ, अब हम द्रव्य के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम द्रव्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्य में क्या होता है। जो मेरा द्रव्य है उसका जो आयतन कैसा होता है द्रव्य का, इसका आयतन होगा, जो मेरा आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द्रव्य यानी कि जैसे एग्जांपल में दूध या पानी किसी भी हम लीटर में लेते हैं तो उसका हम वॉल्यूम क्लियर होता है ना। अब हम बात करते हैं इसका आकृति। आकृति जो है इसकी वो कैसी होती है, अनिश्चित। ठीक है, आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। अब क्या होगा, जो ये द्रव्य होते हैं, आकृति देखो अनिश्चित क्यों होती है, क्योंकि जो इसके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके जो अणु होंगे वो हमारे ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर होते हैं। या हम कह सकते हैं यहाँ पे दूर की जगह की ठोस की अपेक्षा आणविक, जो मेरा अंतरा आणविक था ना, तो ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। अब भाई अंतरा आणविक स्थान कौन सा था, तो मैंने माना कि ये हमारा क्या है, कोई एक द्रव्य है, इसमें जो ये मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे दूर दूर। तो ये जो अंतरा आणविक स्थान है ये कैसा है भाई, ठोस से ज़्यादा होता है। तो ये जो अंतरा आणविक स्थान ठोस से ज़्यादा होगा, तो इसी के कारण क्या करते हैं, जो मेरा ठोस है वो जो मेरा द्रव्य है वो हम जब भी किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में डालते हैं तो उसी का साइज ले लेते हैं। देखा हो पानी जिस भी बर्तन में डालोगे उसी का साइज ले लेगा ना, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो आकृति है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर, और हम कह सकते हैं इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। और कहाँ करते हैं, अपनी सीमा के अंदर। जैसे ही अगर भाई ठोस है तो आपने देखा होगा ना, जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो उसकी सीमा के अंदर स्वतंत्र होते हैं, गति कर सकते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। जैसे कि भाई कोई मॉलिक्यूल यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ, मतलब ठीक है, क्योंकि उसमें अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है। और क्या, नहीं ठोस के नहीं, द्रव्य के। ठीक है, और हम बात करते हैं जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ले लें तो जैसे में हो जाएगा दूध, पानी, दूध हो गया, पानी हो गया और तेल आदि। क्लियर। देखो हम लोग बात करते हैं गैसीय अवस्था की। तो सबसे पहले गैसीय अवस्था में हम क्या करते हैं, इसका आकार और जो इसका आकृति होगा वो, आकार और यानी कि आकृति भी बोल सकते हैं, आकार कॉमा आकृति और इसका आयतन कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हम कह सकते हैं जो मेरी गैस है, गैस के अंदर जो उसका आकार होगा, शेप होगा, और जो आयतन, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम मानते हैं ये मेरा कोई एक गैस है, तो जो इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जो अंतरा आणविक स्थान है वो द्रव्य की अपेक्षा कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसके मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है,
इसमें द्रव्य की अपेक्षा अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। क्लियर। अब इसके अणु पूर्ण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और गति करेंगे तो कहाँ करेंगे? अपनी सीमा के अंदर। ठीक है। अब एक आपको पता होना चाहिए, हमने बोला कि जो देखो यहाँ है ना कोई गैस है, तो उसके क्या जो मॉलिक्यूल है वो पूरा क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं ना। ठीक, बिल्कुल, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। और गैस को पता है संपीड़न भी कर सकते हैं। देखो संपीड़न का मतलब क्या होगा कि जो गैस होती है वो हम कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा गैस भर सकते हैं, क्योंकि हम उसे प्रेशर के थ्रू जो हम उस गैस को ना ऐसे दबाएंगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और जब मतलब प्रेशर के थ्रू हम गैस को संपीड़न करेंगे तो क्या होगा, वो कम आयतन में ज्यादा से ज्यादा गैस आ सकती है ना। तो आपको गैस तो पता ही है, O2, CO2, ठीक, N2, ये हमारी गैस होती है। ठीक है, ओके।